क्या आप जानते हैं कि आपकी नौकरी, आपके घर का बजट और आपके बच्चों के मुस्तकबिल अल्लाह ताला की रहमत के बाद यूरोप की एक सादा ट्रेड स्कीम से जुड़ा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर, पाकिस्तान की टेक्सटाइल की फैक्ट्रियों में जो लाखों मजदूर काम करते हैं, उनकी तनख्वाहों का ताल्लुक GSP प्लस से कैसे है? क्या आपको पता है कि अगर ये स्टेटस चला जाए तो लाखों खानदान सड़क पर आ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मईशत के लिए ये GSP स्टेटस इतना ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, आपने इमरान खान के बेटे कासिम खान का एक बयान पिछले कुछ दिनों से मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और उसमें कुछ लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं, कुछ तायीद कर दें। वो मुबैना बयान GSP प्लस स्टेटस के हवाले से है। आज मैं आपको अपनी गुफ्तगू में कोशिश करूँगा कि GSP स्टेटस क्या है और पाकिस्तान के लिए कि क्यों इतना ज़रूरी है, उसके हवाले से कुछ बात करूं। बयान की बात जो है उस पर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कुछ लोग तरदीद कर रहे हैं, कुछ तस्दीक कर रहे हैं। तो बात यह है कि GSP प्लस स्टेटस ये कोई हुकूमत की कोई बड़ी स्कीम नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम की रोज़ी रोटी का मामला है। 2014 से पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन ने ये स्टेटस दिया। इसका मतलब क्या है? सादा अल्फाज में, हमारा जो माल यूरोप जाता है तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती। 66% अशिया पर ड्यूटी फ्री है, यानी कोई टैक्स नहीं, कोई ड्यूटी नहीं। उसमें टेक्सटाइल, चमड़े के सामान, चावल, कपास, सर्जिकल आलात, सब कुछ। नतीजा क्या है कि हमारी बरामदात जो 2013 के अंदर 3 अरब 8 करोड़ डॉलर थी, वो अब बढ़कर 2024 में 7 अरब 50 करोड़ डॉलर की हो गई। यूरोप हमारा दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है। अब सोचें, अवाम के लिए क्या फ़ायदा है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और 60% बरामदात इसी इंडस्ट्री से होती हैं। GSP प्लस स्टेटस की वजह से ही ये हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। कराची, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, हर जगह लाखों मजदूर रोज़ाना काम कर रहे हैं। औरतों के ख़ास तौर पर मजदूरी जो गारमेंट सेक्टर है, उसमें ख़वातीन मजदूरों की बड़ी तादाद है। इनकी तनख्वाह से घर चलता है। बच्चों की तालीम, इलाज, एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 लाख नौकरियां बराह रास्त इस स्टेटस से जुड़ी हैं। बिलवास्ता तो लाखों मजदूर, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग वाले जो लोग हैं, छोटे दुकानदार, सबका घर चल रहा है। अब सोचिए, अगर इसे स्टेटस ना होता तो क्या होता? इंडियन हमसे पहले ही आगे निकल गए हैं और वो मजीद आगे नहीं जाते। उन्होंने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड ऑलरेडी डील कर ली है। हमारा मुकाबला ज़्यादा मुश्किल है। फैक्ट्रियां बंद हो जाती, मजदूर बेरोज़गार हो जाते, महंगाई बढ़ जाती, घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता। ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं है, ये आपकी और मेरी ज़िंदगी का मसला है। लेकिन ये स्टेटस मुफ्त नहीं मिला। यूरोपीय यूनियन ने 27 इंटरनेशनल कंडीशंस की शर्त रखी है। इंसानी हकूक़ है जिनमें मजदूर के हकूक़ हैं, माहौलियात है, गुड गवर्नेंस है। पाकिस्तान ने इन सब पर अमल का वादा किया और इसमें लेबर लॉज हैं, बच्चों की मजदूरियां ख़त्म करना है, औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, माहौल दोस्त फैक्ट्रियां बनाना है। ये सब कुछ पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए है। अब 2026 में इसकी सूरत हाल क्या है? स्टेटस तो 2027 तक महफूज है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने 2023 में 4 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया था। पाकिस्तान अब भी सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। 86% इंपोर्ट्स GSP प्लस पर रही हैं, लेकिन मॉनिटरिंग हर वक्त जारी रहती है। यूरोप की टीमें पाकिस्तान आती जाती रहती हैं, इंसानी हकूक़ पर वो उसको चेक करती हैं। अगर मसाइल हो तो वो उसकी निशानदही करती हैं। इसमें इज़हार राय है, इसमें मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत ने इसमें काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई है, लेकिन अभी हमें बहुत सारे काम करना बाकी है। हम पाकिस्तानी, ज़ाहिर है, जब किसी से कोई फ़ायदा लेना हो तो हर वक्त वो कहते हैं ना कि ख़तरे की घंटी बजी रहती है। सब कुछ ठीक है, ये हमारा कोई तोहफ़ा भी है और हम इस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पे बचाना है। क्योंकि हुकूमत अगर मजदूर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, माहौल दोस्त इन्वायरमेंट नहीं बनाएगी, इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं करेगी, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम लोग खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे, खुद हम कहीं जाकर इस ऐसे स्टेटस के बारे में बात करेंगे
یا اس کو ایک کہہ لینا کہ وہ بنا دیں گے، خود متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، تو لازمی طور پر یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے ان پر اس قسم کے الزامات نہ لگائیں، اور اگر ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، جیسے کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو اس کو کورٹس میں جانا چاہیے، ان کے بچوں کی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یورپی یونین جا کر پاکستان کی، اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی بات کریں، اپنے چھوٹے سے کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا ذبح کر دیں۔ تو یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، اور ہمیں اگر انہوں نے نہیں کیا تو یقیناً طور پہ یہ جو کچھ چل رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو اس ایسے مسائل کو بہت اجاگر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے اس میں ہمارے جو فیڈرل منسٹر انفارمیشن ہے انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے، صوبائی جو ہماری منسٹر ہے انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے تو یقیناً یہ دھواں اسی وجہ سے اٹھا ہوگا۔ تو قاسم خان صاحب کو بھی اپنے والدین کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے آواز اٹھانا ان کا حق ہے، لیکن not at the cost of Pakistan's economy۔ وہ بھی ان کے والد صاحب پاکستانی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ کیوں ایسی متنازع، اگر نہیں بھی کہا لیکن کوئی متنازع بات ہوئی بھی ہے تو ان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور پاکستان کے بچوں کو مستقبل سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا، ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کی حقوق کی تحفظ کریں، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی تحفظ کی کوشش کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو پاکستان کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم جڑے رہیں، ان کی آواز میں آواز ملائیں جو پاکستان کا تحفظ چاہتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں جو پاکستانی قوم کا ساتھ دے رہے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں جو پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں جو پاکستان کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔